नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं नगमा। और आज बड़ा सवाल ये है कि क्या भगवा आतंकवाद खत्म हो गया है या भगवा आतंकवाद कभी था ही नहीं। ये गलत टर्म शुरू किया गया था। 11 साल पहले हैदराबाद के मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में सभी अभियुक्तों को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। इसी के साथ भगवा आतंक पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या भगवा आतंक का आरोप झूठा था। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस इस पर माफी मांगे। 2010 में पी चिदंबरम ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस प्रकार से अनेकों वर्षों से हिंदुओं के ऊपर आक्षेप करने का कोशिश और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से चंद वोट बटोरने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश कर रही थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. 18 मई 2007 को ये धमाका चार मीनार के पास बनी मक्का मस्जिद के वजू खाने में हुआ था, जिसमें के 9 लोग मारे गए थे और 5 पुलिस की गोली से। पहले बांग्लादेश स्थित हुजी नाम के आतंकी संगठन पर शक हुआ था। एनआईए, सीबीआई और आंध्र प्रदेश का आतंक निरोधी दस्ता इस मामले की अलग अलग जांच में जुटे और 3 साल बाद 2010 में पुलिस ने अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़े असीमानंद को गिरफ्तार किया। साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, इनमें से कुछ मालेगांव और समझौता में भी अभियुक्त थे। बाद में असीमानंद अपना बयान भी बदल दिया और कहा कि सारे गिरफ्तार किए गए जो मुसलमान लड़के हैं वो बेकसूर हैं। हिंदू आतंक के जिसको कहा गया सैफरन टेरर, जैसा पी चिदंबरम को आपने सुना, इस तरह के कुल 7 मामले अब तक आए हैं। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2006 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, 2007 में हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट और अक्टूबर 2007 में अजमेर शरीफ में ब्लास्ट, 2008 में मालेगांव, मोडासा और आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 7 मामले हैं। मोडासा ब्लास्ट है, अजमेर ब्लास्ट है, अब मक्का मस्जिद है, जोशी की हत्या। इन तमाम मामलों में केस हल हो गए हैं और सारे आरोपी छूटे हैं। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर एक नई सियासी रसाकशी शुरू हुई है। कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, सीपीएम की बृंदा करात, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, इन सब लोगों ने कहा है कि इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। ओवैसी ने तो एनआईए को सरकार का तोता तक कहा। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया तीर चलाया और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी और पी चिदंबरम पर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए केस चलाना चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भगवा आतंक चुनावी जुमला था? क्या हिंदू आतंकवाद पर माफी मांगेगी कांग्रेस? और सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि आखिर इसका आरोपी या इसका जिम्मेदार, जो ब्लास्ट हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था? क्योंकि तमाम लोग बरी हो गए। हर बार बात ये हमने आई कि गलत जो गिरफ्तारियां हैं वो गलत हुई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसके आरोपी हैं कौन? मेरे साथ स्टूडियो में देशरत्न निगम हैं, जो कि वकील हैं, आरएसएस विचारक हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ पीएल पुनिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देशरत्न निगम, आपने जो सुना अभी कि पी चिदंबरम कह रहे थे कि सैफरन टेरर से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और उसी दौरान से ये भगवा आतंक का जो शब्द है वो शुरू हुआ था। 4 मामले ऐसे हैं जिसमें कि आरोपी छूट गए हैं एक एक करके। ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये एक तरह का पैटर्न है कि जहां भी भगवा आतंक की बात होती है वहां के जो आरोपी थे वो छूटते गए हैं। पर आज के दिन में क्या कहा जाएगा कि ये कांग्रेस की साजिश थी, जैसा आप बीजेपी के संबित पात्रा को आपने सुना? देखिए, पहले तो मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आप बता उसके विचार से समर्थन करते हैं, क्लैरिफाई कर दूं। मैं आरएसएस के लीगल विंग से हूँ जी। और मैं, देखिए, भगवा और आतंकवाद दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। और ये बार बार कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं उनसे ये प्रूव हो रहा है कि सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी केस थोपे गए हैं लोगों पे। भगवा और आतंकवाद दोनों विरोधाभास हैं, लेकिन कोई भी रंग किसी भी आतंक से जुड़ना चाहिए क्या? दूसरे रिलीजन को क्या आतंक से जोड़ना सही है? देखिए, क्या बात है कि जो
अगर जो दूसरा टेररिज्म जिसकी हम बात करते हैं, दिक्कत वहाँ क्या है, वो कुरान और हदीस का गलत मतलब निकाल के जस्टिफिकेशन देते हैं। तो वो लोग सच्चे मुसलमान नहीं मानता मैं उनको जी। अगर अल्लाह अकबर आप बोलेंगे और उसके नाम पे गोलियां चलाएंगे तो वो पर जब कभी कोई जय श्री राम का नारा लगा के किसी को मारता है तो क्या वो सही है? देखिए वो टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आतंकवाद क्या है? अगर किसी छोटी बच्ची मसलन कठुआ में जो हुआ और बच्ची को जिस तरह से हत्या की गई, वो भी एक तरह का आतंक। देखिए कठुआ के बारे में जो सच निकल के आ रहा है और धीमे धीमे जो निकलेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चैनलों को माफी मांगनी पड़ेगी जो हुआ है और किया गया है। धीमे धीमे कठुआ पे मैं आगे बात करेंगे, पर इस वक्त जैसा आपने कहा कि भगवा और आतंकवाद इसमें विरोधाभास है, पर लेकिन इस्लाम और आतंकवाद क्या इसको जोड़ना सही है? पीएल पुनिया, इससे अलग अगर हम रिलीजन और टेररिज्म पे आगे भी बात करेंगे, पर तुष्टीकरण की राजनीति की है कांग्रेस ने, बीजेपी कह रही है कांग्रेस को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कहा है कि केस होना चाहिए राहुल गांधी पर और पी चिदम्बरम पर। देखिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना है कि कोई किसी भी धर्म या किसी संवर्ग को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवाद एक मेंटेलिटी है, एक माइंडसेट है, क्रिमिनलिटी है, जो वो किसी में भी हो सकती है। वो जिसमें है वो आतंकवादी है और आतंकवाद को फैलाने वाला है। और हमारा हमेशा ये मत रहा है। अभी जो कहा गया माफी मांगे और इसलिए कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट है, उसमें जो भी आरोपी थे वो सब छूट गए और वो अभिनव भारत से, जो कि बताते हैं कि आरएसएस से कुछ जुड़े हैं, उससे संबंधित लोग थे। और लेकिन ये भी बात सोचना चाहिए, जो जज जिसने फैसला दिया है वो आज इस्तीफा देके अपना त्याग पत्र देके जा रहे हैं। फैसला दिया और वो लिखते हैं जज। इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने उसके बाद में पहले तो ये फैसला दिया, उसके बाद इस्तीफा दे दिया, कहते हैं निजी कारणों से, पर खबर ये भी आ रही है कि शायद वो राजनीति ज्वाइन करेंगे। बहरहाल आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि आपने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की, अंडर सेक्रेटरी एक है, उस वक्त एमएचए में थे। एक मिनट पीएल पुनिया, आपसे ही सवाल कर रही हूँ। आरवीएस मणि, हम उनसे कुछ देर में बात करेंगे, उन्होंने कहा ये सब जगह आज है कि जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए गए हैं, यूपीए के समय गलत चार्जेस थे। तो सवाल यह है कि चार्जेस फ्रेम किए गए, तुष्टीकरण की नीति हुई। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, विकीलीक्स में आया था कि राहुल गांधी सैफरन टेरर की बात कर रहे हैं। आज के दिन क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने कुछ गलत इस्तेमाल किए थे शब्द या गलत कहा था? देखिए इस जजमेंट में साफ लिखा है कि जो एनआईए ने सबूत पेश नहीं किए, और यहां तक भी कहा जो मुख्य अभियुक्त थे इस मामले में असीमानंद जी, उन्होंने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में जमा था, कोर्ट से रिकॉर्ड से गायब हो गया। और ये भी सही है, ये प्रूफ है, जो रोहिणी सालियान जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उसमें मालेगांव केस में, वो उन्होंने एफिडेविट दिया, कोर्ट में दिया है कि मुझ पे दबाव है, और कहा कि इस मामले में सॉफ्ट रहिए और इनका बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक पैटर्न है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, उनके ऊपर दबाव डाला गया। जी, तो ये सब होने के बाद, कह रहे हैं कि दबाव होने के बाद अगर कहते हैं निगम, ये जो एक जिन्होंने भी कहा कि एक पैटर्न है, कई लोग कह रहे हैं कि एक तरह का पैटर्न दिख रहा है। मैंने भी आपसे शुरू में ये सवाल पूछा था कि क्या तमाम इस तरह के लोग छूटे जा रहे हैं, इसमें कोई पैटर्न आपको दिखता है? जो असदुद्दीन ओवैसी ही कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगी, कि एनआईए भी जो है वो सरकार का तोता, ये शब्द उनके हैं। देखिए न्यायालय नहीं है, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं। जब आप न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल आप उठाते हैं तो आप सोचना चाहिए हम सब न्याय व्यवस्था में ही जाते हैं, और जो जज हैं वो सबूतों के आधार पे करते हैं। मैं अभी इस मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बारे में बात करता हूं। 2014 से पहले सारे सबूत दे दिए गए थे, तो जो रिकॉर्ड पे सबूत हैं उन्हीं के आधार पे ही जजमेंट पास हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाद में सबूत लाए गए, सब कुछ रिकॉर्ड पे था। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कुछ दिन नहीं मिला था, वो भी बाद में रिकॉर्ड पे आ गया। तो ये कहना कि डॉक्यूमेंट परमानेंटली गायब हो गए, ये गलत है। तो अगर आप गलत केस डालेंगे लोगों के ऊपर, तो जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा।
जो जिन पे गलत डाले हैं वो तो बरी कोर्ट तो बरी करेगा ही करेगा पहले भी गलत डाले थे, जो वो कुछ लड़के, मुसलमान लड़के, जिनको कि असीमानंद ने खुद कहा कि इनको गलत पकड़ा गया, फिर उनको छोड़ा गया। वो रिट्रैक्ट किया, उन्होंने बोला हमसे जबरदस्ती और टॉर्चर करके लिखवाया गया था, और वो कोर्ट में उन्होंने रिट्रैक्ट किया और कोर्ट ने इस बात को माना कि उनको टॉर्चर करके लिखवाया गया। इसमें तो यही लग रहा है इम्तियाज कि हर बार गलत लोगों को पकड़ा गया और फिर लोग छूटते जा रहे हैं। तो इसको हम एनआईए की नाकामी माने, हमारे जो कानून जो एजेंसियां हैं उनकी ये नाकामी है, या ये आपको लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ है पॉलिटिकल, मतलब सियासत की वजह से? देखिए नज़मा जी, एक बड़े अफसोस की और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आतंक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। आतंक का रंग क्या था, और आतंक का रंग चूंकि भगवा बताया गया था तो आज उसे क्लीन चिट दे दी गई है, तो पूरा देश इसका जश्न मना रहा है। जो बेकसूर लोगों की जान गई है, आज सवाल यह पैदा हो रहा है अगर इन्होंने नहीं किया है तो किन्होंने किया है, किसने किया है? क्या बम आसमान से उड़ आया था, नीचे गिर गया? कौन लोग थे? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। सवाल यह है कि सिर्फ ये एक हैदराबाद के मक्का मस्जिद के ब्लास्ट की बात नहीं हो रही है, एक ट्रेंड सा बन गया है। आपको मालूम होगा कि मालेगांव के बेकसूर नौजवान 5 साल तक जेल की सजा काटते हैं। 5 साल तक प्रोफेशनल लड़के, नौजवान लड़के, अदालत कहता है कि नहीं अब ये लड़के बेकसूर है, छोड़ देना चाहिए। उस वक्त हमने एक मांग की थी कि किसी न कहीं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या जो भी केस को डील कर रहे हैं, ये लोग जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फिर वो जेल से जब छूट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी। मुद्दा ये है कि ये आतंक के ऊपर हम लड़ने की बजाय, जो लोग मरे हैं उनका मातम मनाने की बजाय, आज मुल्क के अंदर और पूरे मीडिया के अंदर इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि हिंदू टेररिज्म का जो टैग लगा हुआ था, सैफरन टेररिज्म का, उसको आज के दिन क्लीन चिट मिल गई है। तो जो बच्चे मरे हैं वो तो वैसे भी मरना चाहिए था, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। यहां पर हम जश्न मना रहे हैं कि सैफरन टेररिज्म का टैग अब ये हट गया है। हम लोग थे नहीं, अगर लेकिन देशरत्न ने कहा जश्न हो सकता है ना मनाया जाए, पर संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने बातें सुनी वहां पर कि माफी मांगनी चाहिए, गलत, तो क्या हम ये माने, आप भी ये कहेंगे कि भगवा आतंकवाद है ही नहीं, यानी कि हिंदुइज्म के नाम पे किसी तरह का आतंकवाद नहीं किया जा सकता? ना हमारी किसी स्क्रिप्चर्स में, ना हमारी होली बुक्स में इस तरह का कहीं कुछ लिखा है, और इस्लाम में भी शायद ऐसा नहीं लिखा है। मैं इस बात को मानता हूँ। ये जो कांग्रेस ने किया, इस देश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। एक भगवा आतंकवाद का जो उन्होंने एक जुमला दिया और उसके ऊपर उन्होंने वोट की राजनीति करी, है बहुत गलत किया। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस का बनाया हुआ है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, भगवा आतंकवाद या दूसरा आतंकवाद, और वो आज तक उनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, किसी न किसी कारण से। एक ब्रेक यहाँ पे लूंगी मैं रणनीति में, और उसके सबसे बड़ा सवाल ये है कि ना हिंदू गुनाहगार है ना मुसलमान गुनाहगार हैं, खास करके मक्का मस्जिद ब्लास्ट की जो बात है, तो आखिर इसके गुनाहगार हैं कौन? ये मामला जो हुआ जिसमें कि लोग मारे गए, 9 लोग मारे गए, 5 बाद में वहां पे हंगामा मचा, पुलिस की गोलियों से मारे गए, उसके जिम्मेदार कौन है? इसकी तफ्तीश होगी, क्या लोगों को जवाब मिलेगा या नहीं? रणनीति में एक ब्रेक के बाद। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के मामले में एक पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं आरवीएस मनी, जो अंडर सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यूपीए के समय। उन्होंने बड़ा खुलकर आज कहा है और आरोप लगाया है। आरवीएस मनी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरवीएस मनी, आपने आरोप ये लगाया है कि इस मक्का मस्जिद ब्लास्ट में यूपीए ने आरोपों को, फर्जी आरोप लगाए थे, आरोपों को मैन्युफैक्चर किया था, सारे आरोप बनाए गए थे। किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं? मैं आज ही आरोप लगाए हुए, आज भी मैं सुनो, और आरोप बिल्कुल पूरे बुनियाद के साथ लगा रहा हूं। मैं ऐसे आरोप लगाता नहीं। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहे हो, और आप ये भी कह रहे हैं कि एनआईए का गलत इस्तेमाल होता है, एनआईए को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जांच एजेंसी को। मिसयूज तो अभी होता है या नहीं पता, मगर 5 साल जब शुरू में एनआईए बनी थी, उसके बाद पहला काम ही मिसयूज हुआ था। किस तरह के सवाल हैं एनआईए पर? जैसे आज असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम से हैं, उन्होंने कहा है कि एनआईए भी सरकार की माउथपीस, एक तरह से वो सरकार का तोता हो गई है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। एनआईए का डीजी जैसे अपॉइंट किया था, वो असाइनमेंट सारे जो प्रक्रिया और शैली जो है वो पूरे अनुपालन किया गया था। नहीं, इस बात पे ही सवाल खड़ा हो गया। इस प्रश्न का उत्तर तत्कालीन गृह मंत्री ने ही एनआईए का डीजी का पर्सनल चयन किया था, उनको लाए, वो किस प्रक्रिया से लाए, ये सब चीज पे उनका प्रक्रिया लीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें।
तो आप ये भी कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, जेल गए हैं, उनका नाम खराब हुआ है, जो आरोपी जो दोषी थे वो छूट गए हैं, कौन दोषी हैं कौन आरोपी नहीं, इसमें तो कुछ साबित भी नहीं हो रहा है कि आखिर इसमें आरोप है किसका। आप क्या चाहते हैं? अगर गलती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई है तो क्या आप जिन लोगों को गलत जेल भेजा गया उन्हें मुआवजा दिया जाए? जो सफर हुए हैं उनके तो क्या सफर, अरे भाई जो दो चीज पहलू है इस केस के, जो आरोपी था, जो दोषी था, उसको तो आपने छोड़ दिया, और जो निर्दोष लोगों को उठा के 5 साल 10 साल 8 साल जो भी बेल में आ गए बाद में, बट जेल में तो काटा था ना, उनका रेपुटेशन खराब हुआ, उनका नाम खराब हुआ, उनकी छवि खराब, यशोबल उनका का नुकसान हुआ। इसका क्या मुआवजा देंगे, इसका क्या करेंगे सर? वो जो जिन लोगों ने भी आरोप लगाए, एनआईए ने लगाया या उसके पॉलिटिकल बॉस तत्कालीन राजनीतिक अधिकारियों ने, राजनीतिक सत्तेदारों ने लगाया, उसका जवाबदारी है, बनता है, बिल्कुल बनता है। आप कह रहे हैं एनआईए ने लगाया या उनके बॉसेस ने लगाया? तत्कालीन जो सरकार है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, उस समय जो सरकार थी उसके रोल पर सवाल आप उठा रहे हैं कि उन्होंने छेड़छाड़ की है? तत्कालीन जो राजनीति सरकार जो सत्ता में थी वो बिल्कुल उन्होंने छेड़खानी की है इसमें। उन्होंने छेड़खानी की है तो क्या आपको लगता है क्या कौन असली आरोपी हो सकता है? आप बार बार कह रहे हैं निर्दोष जो हैं उनको जेल में डाल दिया, जो दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया, किस तरह की छेड़खानी हुई, कौन असली आरोपी हो सकते हैं? भैया ये तो मेरा क्या बेस है, सीबीआई का चार्जशीट उठा के पढ़िए। आप लोग पहले तत्व पढ़ के आइए। सीबीआई ने कहा है कि मोहम्मद शाहिद एवं उर्फ बिलाल और शरीफुद्दीन उर्फ हमजा, इसमें इन्होंने कहाँ से फ़ोन खरीदा, कहाँ से सिम कार्ड लिया, किस बेसिस पे, किस फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे सिम कार्ड लिया, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा यार ये रिपोर्ट बढ़िया नहीं है, एक केंद्रीय एजेंसी से दूसरे केंद्रीय एजेंसी को दिया, किस कारण दिया, इस चीज़ पे तो आप पुराने ज़माने के तत्कालीन गृह मंत्री से पूछिए जिन्होंने दिया। जी, बहुत गंभीर आरोप है कि तत्कालीन गृह मंत्री को ये नाम पसंद नहीं आए जिन पर आरोप लग रहा था, उन्होंने कहा कि बदल दीजिए और नाम बदल दिए गए। बहरहाल जिन लोगों को गलत पकड़ा गया उनकी आप कह रहे हैं कि भरपाई होनी चाहिए, उसकी भरपाई करे वो सरकार, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। कौन करेगा, इंस्टीट्यूशन करेगा या कांग्रेस करेगा, ये तो कोर्ट के दायरे में डालना चाहिए, उनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगाना चाहिए, उसमें कोर्ट से लेके आना चाहिए, और करेगा कौन ये आपस में फैसला होने दो। मगर ये तो बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है, और ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी लोग गलत पकड़े जाते हैं उनके साथ अन्याय होता है। वैसे पीएल पुनिया, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? जो आरबीएस मनी कह रहे हैं कि जो नाम सामने आए थे और वो नाम ले रहे हैं, मोहम्मद शाहिद हैं, बिलाल हैं, ऐसे कई नाम लिए, उनके नाम जब तत्कालीन गृह मंत्री को रिपोर्ट दी गई उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा इसे बदल दीजिए, दूसरी चार्जशीट बनी, फिर पूरी तरह से छेड़खानी के आरोप खुल के लगा रहे हैं ये। देखिए, मणि जी अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे, और अंडर सेक्रेटरी की भारत सरकार में क्या भूमिका रहती है वो मैं समझता हूं कि सब लोग जानते होंगे। और उस समय जो गृह सचिव थे आरके सिंह जी, जो आजकल एमओएस हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होके अब एमओएस हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने भी आरोपी हैं इसमें केस में वो सब आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों से संबंधित हैं। अगर अच्छा होता कि अगर वो सामने आते कि उन्होंने उस समय गलत बयान दिया था, ये अब है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये फैसला आज हुआ है और इसकी अभी मैं समझता हूं कि प्रति सरकारी वकील को भी नहीं मिली होगी, वो उसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे। सरकार को भी निर्णय लेना है कि क्या इसकी अपील में जाएंगे इसको, या उसको मान लेंगे, अपील में नहीं जाएंगे। अभी तो बहुत सी प्रक्रिया बाकी है, और लेकिन उसके आधार पर, इसी के आधार पर और जगह जगह पर जश्न मनाने लग जा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि मानवता नहीं है। जो जिनके लोग मारे गए, जो घायल हो गए, इस केस में ये जो लोग छूटे हैं, आरोपों की कमी से छूटे हैं, सियासत से छूटे हैं, इससे क्या संदेश जाता है? आप लोग क्या चाहते हैं आगे? देखिए नगमा जी, मनी साहब अभी जो कह रहे हैं, एक अंडर सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के अंदर, एक बहुत ही अहम पोस्ट है,
हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, हमने कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जो अपने आकाओं के खिलाफ, यानी कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत कहने की हिम्मत रखते थे। मनी साहब क्या इतने सालों तक मुंह में लड्डू लेके बैठे हुए थे? क्या वजह थी कि वो खामोश बैठे रहे इतने साल, और आज जब जजमेंट आया क्या वजह थी कि वो उस वक्त खामोश बैठे रहे? ये नहीं कहा कि नहीं आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं करके। इतने सालों के बाद जजमेंट आता है और आज मनी साहब पूरे चैनल्स के ऊपर जा जाके ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ था करके। अगर वो गलत हुआ था तो मनी साहब जैसे लोग भी इस गुनाह के अंदर शामिल है। अगर वो सिर्फ अपना ये कह रहे हैं कि इसके लिए चिदम्बरम जिम्मेदार है या सुशील कुमार जिम्मेदार है, तो मनी साहब जैसे लोग भी छूटने वाले नहीं है। कुछ दिनों के बाद खबर आएगी कि मनी साहब जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरह से आज जज साहब ने रिजाइन किया है और ये खबरें आ रही है कि वो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये इस तरह के अधिकारी जब आते हैं, मेरा आरएसएस आप कह रहे हैं पूरी तरह से ये पॉलिटिक्स है। जो जज साहब ने रिजाइन किया है, खबर आ रही है कि शायद वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। आप सवाल उठा रहे हैं कि जो आरवीएस मनी है वो अब तक क्यों खामोश थे, वो बोल नहीं पाए। जो नाम यहाँ पर ले रहे थे मोहम्मद शाहिद और बिलाल और तमाम लोगों का, आरवीएस मनी, हमजा आप भी नाम बता रहे थे, आप कह रहे हैं ये लोग आरोपी हैं और ये किस आधार पे कहा जा रहा है? इन सबका नाम आया था और ये भी था कि इस घटना के अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं जी। तो इसको आपके यूएस में एक एंटी टेररिज्म उनका काउंटर सेल है जिसने भी इन्वेस्टिगेट किया था और अब्दुल शाहिद नाम के व्यक्ति का नाम लिया गया था जो हुजी का कमांडर है, जो बाद में पाकिस्तान में मारा गया। और इसके अलावा भी एक विकार अहमद का जैसे नाम लिया गया, अमजद का लिया गया। देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन में कमी रह गई और उसका है वो हमारी जांच एजेंसी जांच उस वक्त की जांच एजेंसी की, उसके ऊपर राजनीति हो रही है, राजनीति चूंकि चुनावी साल है, इसके आगे भी इस राजनीति का फायदा उठाया जाएगा बहुत ज्यादा, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। राजनीतिक पार्टियां इस वक्त मैं एक ब्रेक लूंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी कठुआ के मामले पर जो राजनीति हो रही है उस पर। वहां पर भी पूरी तरह से राजनीति और इंसाफ के आड़े कौन आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। रणनीति में बात अब कठुआ की और कठुआ के हवाले से बात बच्चियों के रेप की, जिसमें इजाफा हुआ है। कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस को राज्य के बाहर चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। पीड़ित परिवार और उनके वकील को भी सुरक्षा देने को कहा है। बच्ची के पिता के वकील दीपिका राजावत ने खुद को मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए आशंका जताई थी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, रेप या हत्या। कठुआ कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक स्थगित कर दी है और आरोपी जो हैं वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। देशरत्न निगम जी हमारे साथ इस वक्त भी हैं, पीएल पुनिया हमारे साथ हैं और हमारे साथ श्रीनगर से तनवीर सादिक जुड़ रहे हैं जो स्पोक्स पर्सन है एनसी के, और हमारे साथ हर्ष मंदर भी हैं यहाँ पे मौजूद। देशरत्न निगम, जो पीड़ित माफ कीजिएगा, जो आरोपी हैं वो नार्को टेस्ट चाह रहे हैं, तो इस आधार पे आप कह रहे हैं कि उस पर शक है कि क्यों चाहते हैं वो? देखिए, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जिन पे ऊपर आरोप लगा है वो खुद अपना नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं और वो सीबीआई इंक्वायरी भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कोर्ट केस बाहर जाए, राज्य से बाहर निकले और दूसरे राज्य में इसका निष्पादन हो जो भी। और तीसरा है, बड़े सारे तथ्य आ रहे हैं बाहर उस चीज़ को लेके, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि कोर्ट में केस लंबित है अभी। और इतनी ज़्यादा राजनीति इस सबको केस को लेके रही है। देखिए, इशू ये है कि जस्टिस उस लड़की को मिलना चाहिए जी सबसे, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि दिस इज अबाउट जस्टिस टू दैट गर्ल, दैट विक्टिम। इस पूरे मामले में ये बिल्कुल भूल गए हैं कि एक बच्ची का कत्ल हुआ है, बलात्कार और कत्ल का मामला जो है। अभी तक जो चार्जशीट आई है, लोग ये भूल जाते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए जी। और पर इसमें इसको पूरा कम्युनल रंग देना, इसके ऊपर नारेबाजी होना, इसके ऊपर बुरी तरह से राजनीति होना। तनवीर सादिक, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अब हम दूसरा ऐसा मामला नहीं होने देंगे, यकीन दिला रहे हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे। वी विल नेवर एवर लेट अनदर चाइल्ड सफर इन दिस वे। इस पर आपको भरोसा होता है? देखिए, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, फिर से मैं इस बात पे बात करूंगा तो शायद सियासत लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद इस चीज पे इतना जो भी आगे हुआ, मेरे हिसाब से जब मीडिया ने इसको इतने
इतना हाईलाइट किया, तब जाके चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे यहाँ राज्य सरकार है, उन पे दबाव आया, उसके बाद वो मिनिस्टरों ने इस्तीफा दिया, या चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपनी उस स्पीच में ये बात की। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे इससे पहले जो स्पीकर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बच्ची को, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब क्योंकि बहुत चीजें इसमें जानबूझ के लाए जा रही है, सीबीआई की बात हो रही है, नार्को टेस्ट की बात हो रही है, इधर उधर की बात, प्रॉब्लम यह है कि वो किसी तरीके से जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको वो नकारना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये शायद फॉल्स है या शायद बराबर हुई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वो पीड़ित फैमिली है उसमें कितना दबाव होगा। वो बेचारे वहां से निकल आए, उनके घर वालों, में कहीं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उसके एक घर वाले को पैसा दिया गया था कि आप ये हशब करो केस। मतलब इतनी चीजें, इतना दबाव है। तो मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूं कि उस पीड़ित फैमिली को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और ये कठुआ जो कोर्ट है उसे बाहर आना चाहिए ताकि एक फेयर ट्रायल हो इसमें। जी हर्षमंदर जी, ये सिर्फ एक मामला है आसिफा का जिस पे हम लगातार अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार होता रहा है। चाइल्ड रेप केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ 2 दिन पहले 11 साल की बच्ची गुजरात के सूरत में मरी हुई पाई गई, वहां बलात्कार का मामला था। उसके अलावा हरियाणा के रोहतक में मामला आया है। लगातार इस तरह के मामले इधर पिछले 3-4 दिनों में भी इतने ज़्यादा आए हैं। ये रेप केसेस बच्चों के खिलाफ जो लगातार बढ़े हैं। मेनका गांधी ने भी ये बात कहा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए और सख्त करना चाहिए, और चाइल्ड रेप केसेस में डेथ पेनल्टी। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? जी नजमा, मैं एक तो डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ हूँ और वो एक अलग बहस है, मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता। लेकिन जो कथुआ में जो मामला हुआ था, एक बच्ची का रेप हुआ था, पर ये एक मतलब बहुत घिनौना एग्ज़ाम्पल सिर्फ चाइल्ड रेप और अब्यूज़ का नहीं है। इससे इस बात से हमें इसको बहुत सीधे तरीके से हमें समझना ज़रूरी है कि इस बच्ची का बलात्कार इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक किस्म के उसका जो मज़हब था उसके कारण से उसके साथ ये इट वाज अ हेट क्राइम, घृणा या नफ़रत पर आधारित क्राइम है। उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है और एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ हेट क्राइम। और एज अ हेट क्राइम ये एक लंबा सिलसिला पिछले 3-4 सालों से हम एक लगातार, तो जुनैद के साथ जो हुआ, अभी मैं आसनसोल से लौटा हूँ, इमाम राशिदी का जो बच्चा था वो भी 16 साल का था। उसको ना सिर्फ उसकी कत्ल हुई बल्कि उसकी उंगलियां निकाल दी गई थी, उसका शरीर जलाया गया था। तो एक पूरा सिलसिला हेट क्राइम का, जिसका कथुआ में जो बच्ची के साथ हुआ था, ये उसका सबसे घिनौना स्वरूप सामने आया। तो मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद लौटती हूँ आपके पास। आप कह रहे हैं कि ये हेट क्राइम है, सिर्फ बलात्कार और हत्या का ही मामला नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस चर्चा पे हम वापस लौटेंगे रणनीति में। हम कठुआ में जो बलात्कार और हत्या हुए बच्ची की उस मामले पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षमंदर, पूर्व IAS, और हर्षमंदर उन लोगों में शामिल हैं, उन पूर्व ब्यूरोक्रेट्स में जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। और इस चिट्ठी में हर्षमंदर साहब आपने कहा है कि टेरिफाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, भयावह स्थिति है, और चूंकि कठुआ और उन्नाव दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए सरकार से उम्मीद है और नजरें टिकी हुई हैं कि किस तरह से सरकार इस पर रिएक्ट करती है, क्या जवाब देती है। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसका क्या जवाब आता है, इस पर निर्भर करेगा कि एक नेशन के तौर पे हम इससे उबर पाएंगे या नहीं। जी, देश कभी भी आज़ादी के बाद इतना बटा हुआ नहीं है जितना आज हम देख रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ के दिलों में जो खौफ है और जो नफ़रत से वो जूझ रहे हैं, इससे बहुत खतरा है देश के सभी मूल्यों का, जो जिस आधार पे, मोहब्बत के आधार पे अलग अलग मज़हब, अलग जाति के लोग एक साथ रहने का एक जो सपना हमने लिया था, वो बहुत खतरे में है। इसलिए हम लोगों ने ज़रूरी समझा कि ये बात हम देश के सामने रखें। जी, और आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की तरफ से, या आप लोगों ने उम्मीद जताई है कि हम देखना चाहते हैं, निगाहें लगी हुई हैं कि क्या जवाब आता है, प्रधानमंत्री इसके लिए सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं कि किस तरह से हालात को काबू में किया जाए?
देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ही हम संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने उनकी तरफ से रवैया देखा है, नफ़रत का जो ये बढ़ता हुआ दौर है, उसमें उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी भी थी और उनके पास शक्ति भी है कि वो उसे रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। और उस ज़िम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए हम ज़रूरी समझे कि उनको हम ये ओपन लेटर लिखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षमंदर, इस बात में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पीएल पुनिया साहब और हमारे साथ एनसी के लीडर भी मौजूद हैं, पर अभी वक्त नहीं है हमारे पास इस पर और बात करने का, इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इस बहस को रणनीति में आज यहीं पे रोकना होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।